वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। और इस पाठ का शीर्षक है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने उस समय के बारे में बता रहे जिस समय उन्होंने उनके जीवन के बहुत ही कठिन परिस्थितियों से वह गुजर रहे थे, और ऐसे में बच्चन जी के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। आगे उनके जीवन में किस प्रकार से संघर्ष युक्त जीवन में आगे साहित्य में प्रवेश करते हैं, इसका वर्णन हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा करते हैं। लेखक कहते हैं कि वह बच्चन जी की शुरू की धूम का जमाना था। अब देखिए, लेखक ने जो सोनेट लिखा हुआ था वो बच्चन जी को भेज दिया, लेकिन इत्तेफाक से क्या हो गया, बच्चन जी वहां पर ही देहरादून में ही आ चुके थे, तो उनकी मुलाकात वहां पर हो जाती है। यहाँ तक कि वह वहां पर एक दिन के लिए रहते भी है। लेखक कहते हैं कि वह समय था जब बच्चन जी ने अपने साहित्यिक क्षेत्र में एक सफलता हासिल करना आरंभ कर दिया था। उस समय उनके लिखने का, उनके साहित्य के, उनके कविताओं के बहुत सारा बोलबाला था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी उफ। अब देखिए, बच्चन जी इनकी जो ये कविता है प्रबल झंझावत साथी, उस देहरादून में उन्होंने जो आंधी तूफान से सामना किया था उसका वर्णन उन कविताओं में लिखा हुआ है। कितने बड़े बड़े पेड़ पीछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी, और बच्चन जी उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जब देहरादून में बच्चन जी आए थे उस समय इतनी बारिश हो रही थी, इतनी तेज आंधी तूफान चल रही थी कि पेड़ गिर चुके थे, घरों के ऊपर के जो छत रहते थे वह भी उड़ गए थे। और ऐसे में बच्चन जी उस आंधी में जिस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, उस पेड़ के गिरने से उनका दुर्घटना होते हुए थे, वह बाल बाल बचे थे। अब लेखक यहाँ पर कहते कि हम सबका सौभाग्य। लेखक ने यहाँ पर बच्चन जी के बचने को अपना सौभाग्य क्यों माना है? क्योंकि देखो, लेखन क्षेत्र में जो उन्होंने प्रगतियां हासिल की है या साहित्यिक क्षेत्र में जो उनको सफलता मिले है, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह बच्चन जी रहे। बच्चन जी इन्होंने ही लेखन कला में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब वह बाल बाल बचे थे तो वह उनका सौभाग्य था। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने बच्चन जी इनके बारे में हमें उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बता रहे कि एक तरह उन्होंने बाहरी नैसर्गिक आपत्ति के बारे में बताया कि आंधी तूफान चल रहा था और उसमें उनकी जान बची। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से बाहरी तूफान हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से बच्चन जी आंतरिक तूफान से भी, अर्थात आंतरिक पीड़ाओं से, आंतरिक वेदनाओं से, कष्टों से भी वह जूझ रहे थे। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में, अर्थात वह हृदय से, मन से और दिमाग से भी इन कष्टों को, पीड़ाओं को सहन कर रहे थे, और वह जो उनकी मानसिक और बौद्धिक जो दुख था वह यह नैसर्गिक आपत्ति से बहुत ही ज्यादा था। अब कौन सा दुख था बच्चन जी इनको कि बच्चन इनकी जो पहली पत्नी थी जिसका नाम श्यामा है, वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उनके इस प्रिय पत्नी के मृत्यु की वजह से बच्चन जी बहुत दुखी थे। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी थी। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि बच्चन जी इनकी जो पहली पत्नी थी, उन्होंने बच्चन जी के जीवन का सारे सुख दुख में साथ दिया था। यहाँ तक कि उनकी जो लेखन साहित्यिक शैली में प्रोत्साहन करने में उनकी पत्नी ने उनको हमेशा प्रोत्साहित किया था। और इसीलिए ऐसी पत्नी जो उनके हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक और यशस्वीता के रूप में आती थी, जैसे कि शिव और उमा की जोड़ी मानी जाती है, उसी प्रकार बच्चन जी इनकी पत्नी की जोड़ी मानी जाती थी। और जब उनकी पत्नी ही गुजर गई तो उनके जीवन का वह जो काल था वह बहुत ही
दुखों से युक्त था और वह बौद्धिक क्षमता के साथ साथ मानसिक इस दुख से बाहर निकलने में बहुत ही उनको कठिन जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने इस पीड़ा को, इस दर्द को कविता के माध्यम से लिखना आरंभ कर दिया था। निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साह और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ नहीं रही होगी। यहाँ पर देखो लेखक ने बच्चन जी के पत्नी के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार की उनको संगिनी, हर सुख दुख में उनकी सहायन के रूप में, संगिनी के रूप में थी। कि भावुक आदर्श निम्न मध्य वर्ग के, अब बच्चन जी जो थे वह बहुत ही धन संपन्न फैमिली से नहीं थे, वह भी निम्न मध्य वर्ग के ही थे और लगभग उनके आयु उस समय जब लेखक ने वर्णन किया है वो सन 1930 का ही था। भावुक आदर्श और उत्साह और संघर्षों का जीवन व्यतीत कर रहे थे बच्चन जी और उनकी पत्नी उनको संगिनी के रूप में भाई हुई थी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ नहीं रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि उनका आंतरिक और बाह्य मन दोनों ही साफ सुथरा था। बात का धनी, वाणी का धनी। अब बच्चन जी इनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे थे, निश्चल कवि थे, इसके साथ साथ बात का धनी और वाणी का धनी, अर्थात जो कुछ बच्चन जी कहते थे उसे वह निभाते थे, वह पूरा करके ही रहते थे। आगे वो कहते कि हृदय मक्खन, संकल्प और फौलाद ऐसे व्यक्ति की साथी। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बच्चन जी इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई है कि वह एक तो निश्चल कवि थे, फिर बात का धनी, वाणी का धनी था, हृदय मक्खन था, अर्थात सहृदय कि हर व्यक्ति के लिए उनके मन में प्यार था, स्नेह था, अपार स्नेह उनके हृदय में छिपी हुई थी, इसलिए हृदय मक्खन। संकल्प कि बहुत दृढ़ संकल्पी थे, जो भी कुछ ठान लेते थे वो उसे पूरा ही कर देते। फौलाद जैसे संकल्प उनके रहते थे, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, कितने भी संकट आए, लेकिन उन्होंने जो ठान लिया है, जो निश्चय किया था उसको पूरा करके ही रहते थे। ऐसे उस व्यक्तिमत्व की जो पत्नी थी उसके देहांत के वजह से हरिवंश राय बच्चन यह थोड़ा मानसिक दृष्टिकोण से थोड़े पीड़ित हो गए थे, दुखित हो गए थे। अगले परिच्छेदों में लेखक ने हरिवंश राय बच्चन इनके जीवन का एक प्रसंग का वर्णन किया कि किस प्रकार से वह संकल्प, उनके जो संकल्प रहते थे वो फौलाद की तरह मजबूत रहते थे, इसका वर्णन करें। एक और बरखा की याद आई, बरसात के दिन थे, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम। अब देखो देहरादून में जो बरसात होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उस समय की जो बरसात थी वो बहुत ही झमाझम थी। बरखा इलाहाबाद की थी, इलाहाबाद के समय जिस प्रकार से बरसात होती है उस समय का वर्णन करें। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त था, मेजबान इसरार कर रहे थे कि देखो जिसके यहाँ पर ठहरे थे वो उनको विनती कर रहे थे कि अब इस आंधी तूफान के बरसात के रात में आप घर से बाहर मत निकलो भाई, इस वक्त कुली न मिलेगा न तांगा मिलेगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। तो इस प्रकार देखो उनका जीवन का जो किसी से बात करते थे बात के धनी माने जाते थे और फौलाद जैसे उनके दृढ़ निश्चय रहते थे। एक बार किसी को वादा कर दिया तो उसको निभाने के लिए वह अपने जीवन का हर समय के लिए वह तत्पर रहते थे। अब इतने बारिश के समय में भी जहाँ पर रात का समय था फिर भी बिना रुके वह जिस किसी को समय दिया था वहां पर वह वक्त पर पहुंचे, तो वक्त के वह पाबंद थे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे। अब लेखक कहते कि देहरादून से इलाहाबाद जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उनका कारण बना था बच्चन जी। कोई संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं स्वयं ने। अब लेखक कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देहरादून से इलाहाबाद जाऊंगा और साहित्यिक क्षेत्र में मैं कदम रखूंगा और आगे मैं इस क्षेत्र में जीवन में आगे सफल हो पाऊंगा। यह किसी और ने भी नहीं सोचा होगा और खुद मैंने भी नहीं सोचा था। मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था बराए नाम। अब लेखक कहते कि मैं हरिवंश राय बच्चन इनको तब जानता भी नहीं था, केवल उनका नाम मैंने सुन के रखा था, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे। लेखक कहते जितने भी क्षण हमने उनके साथ बिताए थे वह मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे वो मात्र क्षण ही,
आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। लेखक कहती कि मेरे जीवन में उनसे मुलाकात जो हुई वो बहुत ही कम समय के लिए हुए, लेकिन वह कम समय वाले क्षण ही मेरे जीवन के आगे जीवन सफल बनाने के कारक बने हैं। लेखक आगे कहते कि मुझे इसकी कभी कोई जरूरत सी न महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और क्यों हो। खैर, अब देखिए लेखक खुद अपना अकेलापन का जीवन यापन करना चाहते थे, ना वो कहीं पर आते जाते थे और ना लोगों से ज्यादा मिलते थे, तो वह अपना अकेलापन खुद ही व्यतीत करते रहते थे। वो चाहते, उनको ऐसा लगता था कि मेरे निजी जीवन में जो एकांत का जीवन है मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं, और रहे भी क्यों। फिर आगे वो बच्चन जी इनका वर्णन करे कि वो बोल रहे कि 36, 37, 37, 38 साल के थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो, इत्यादि इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे वह मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर अब देखिए लेखक के जीवन में कौन से ऐसे क्षण आए कि उनको आगे बढ़ने में बहुत ही निर्णायक साबित हुए। अब लेखक का जब बच्चन जी इनसे मुलाकात हुई तो बच्चन ने देखा कि लेखक एकांतपन के वजह से, अकेले के वजह से वह बहुत ही दुखी और पीड़ित हो चुके हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जो सोनेट उन्होंने पढ़ा था कि वह अद्भुत क्षमता उनमें थी कि अगर वह साहित्यिक क्षेत्र में आगे आएंगे तो उनका जीवन सफल हो पाएगा, यह बच्चन जी उन्होंने देखा था। इसलिए वह कहते कि तुम यहाँ से, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम देहरादून में रहोगे तो मर जाओगे, क्योंकि अकेलेपन से तुम्हारे इस अकेलेपन को बांटने वाला कोई नहीं, और इसी में विचार करते करते तुम एक दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसलिए बच्चन जी कहते कि तुम यहाँ से इलाहाबाद आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एमए करने के लिए भी सहायता करूंगा और आगे तुम्हारे जीवन भी साहित्यिक क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो दूसरी तरफ जो दुकान पर बैठने वाले जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे वह भी लेखक को बहुत नजदीक से जानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो देहरादून से चले जाएंगे इलाहाबाद में, अब देहरादून में तो उनके सगे संबंधी है जिनको वो जानते हैं, और लेखक का स्वभाव भी उनको पता था कि वह ज्यादा किसी से खुल मिलकर बातें नहीं करते। अगर वो इलाहाबाद में जाएंगे तो और भी अकेले हो जाएंगे और अपने मन की बातों को और भी किसी से न करने की वजह से और भी वो दुखी कष्टी हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर भी उनको मना करते हैं इलाहाबाद जाने से। तो अब लेखक के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा निर्णय लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लेक्टेट 3 टाइम्स अ डे। कैल्शियम लेक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इस प्रकार देखो लेखक के मन में बहुत सारी विचार विमर्श होते हैं। वो डिसीजन उन्होंने ले लिया। उन्होंने कौन सा डिसीजन ले लिया? इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। अब देखिए उन्होंने हरिवंश राय बच्चन इनकी मान ली और आगे अपने जीवन को एक नया मार्ग खोजने के लिए वो इलाहाबाद चले आए। बच्चन ने क्या किया इलाहाबाद जाने के बाद? बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हो गए। इस प्रकार वो गार्डियन के रूप में, पालकत्व के रूप में बच्चन जी उनके जीवन में आगे आए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दे दिया। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। अब देखिए जैसे ही इलाहाबाद में लेखक आए तो बच्चन ने उनके जीवन में प्रेरणादायी तत्व फैलाना आरंभ कर दिया। उनको पढ़ने के लिए जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ने के लिए दिया। फिर उनके हर तरह से उनके साथ निभाया। उनको हर संकट में, मुसीबतों में लड़ने में उनको प्रोत्साहन दिया। और इस प्रकार आशीर्वाद, उन्होंने जो उस समय जो आशीर्वाद दिया था, लेखक कहते कि बहुत लंबे अरसे तक वो मेरा साथ रहा और अब भी मेरे साथ उनका आशीर्वाद है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा ले लिया। कहा देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो वापस कर देना, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। अब देखिए लेखक कहते हैं कि उन्होंने उस समय मेरे जो आगे की पढ़ाई का था एमए का पूरा पैसा उन्होंने भर दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने बच्चन जी ने उनसे कहा कि जब तुम काबिल हो जाओगे तब मुझे दे देना। अब लेखक कहते हैं कि मैं कभी काबिल ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो एहसान मेरे ऊपर किया था मैं उनको कभी चुका नहीं पाऊंगा और मैं उतना काबिल भी नहीं हो पाऊंगा। और जैसे ही बच्चन जी का आशीर्वाद मेरे साथ था, उनका हाथ मेरे ऊपर था, तो मैं चिंता मुक्त
हो गया था। आगे लेखक कहते कि बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं ताकि कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। अब देखिए बच्चन जी चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और किसी सरकारी नौकरी में दफ्तर में नौकरी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करना है। लेकिन लेखक ने बचपन से देखा था कि उनके पिताजी जो सरकारी नौकर थे तो उस समय अंग्रेजों का थोड़ा शासन था, तो अंग्रेज किस प्रकार से नौकरी करने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे, इसकी वजह से लेखक को सरकारी नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस घोचूपने की हद थी और पलायन। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जो भी मैं तर्क वितर्क लगाता था वह वहां से मुझे पलायन दृष्टि देने के लायक ही समझता था, लेकिन जैसे ही बच्चन जी ने मुझे अपने जीवन का एक मार्ग बताया उस मार्ग को मैं आगे आगे चलने पर तैयार हो गया। तो अब तक जो परिच्छेद हमने देखे हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ: धूम लोकप्रियता, प्रबल कठोर मजबूत, झंझावत आंधी तूफान, बिछे थे गिर पड़े थे, बाल बाल बचना यह मुहावरा है, बहुत मुश्किल से बचना, निश्चल छल कपट रहित सरल, संकल्प इरादा दृढ़ निश्चय, बरखा बरसात, मेजबान जिसके घर अतिथि आते हैं, रवाना होना चल पड़ना, बराए नाम नाम के लिए दिखाना, सटीक एकदम सही, वहम भ्रम, 2 आने 12 पैसे, गार्जियन अभिभावक, दर्ज लिखा जाना, फारिग मुक्त, तर्क वितर्क बहस। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि लेखक के जीवन को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास बच्चन जी इन्होंने किया। आगे उनके इस साहित्यिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से लोगों ने प्रोत्साहन दिया इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।